इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। 1967 में एक लड़ाई हुई थी मिडिल ईस्ट में। इसे 6 डेज वॉर के नाम से जाना जाता है और इस दौरान इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और इराक के साथ साथ लेबनान में भी भयंकर तबाही मचाई थी। 1967 के उस 6 दिनों की लड़ाई ने पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया था। उस लड़ाई के 57 साल बाद आज एक बार फिर मिडिल ईस्ट में वैसी ही लड़ाई के बादल पूरी तरह छा चुके हैं। सब कुछ वैसा ही है, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे हिस्ट्री रिपीट हो रही है। एक तरफ इजराइल है तो दूसरी तरफ अरब के 3 देश। क्या इस बार भी मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है? नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर के हमले के बाद से शुरू हुई जो लड़ाई है, अब वो सिर्फ गाजा पट्टी तक ही सीमित नहीं रह गई है। अब ये लड़ाई लेबनान और यमन तक पहुंच गई है। इसमें ईरान की भी इन्वॉल्वमेंट है। इजराइल को भले ही अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अब तक वो अकेले ही हमास, हिजबुल्लाह और हूतीज के ठिकानों पर बमों और मिसाइलों की बारिश कर रहा है। हिजबुल्लाह और हमास के टॉप लीडर्स को उसने एक एक करके बिलों से निकाल कर जहां वो छुपे हैं वहां पर उसने एलिमिनेट किया है। और अब उसकी मिसाइलें यमन में हूतीज के खिलाफ अब्दुल मलिक अल हूती का पता तलाश रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। इजराइल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की थी। उसके निशाने पर उसका चीफ नसरल्लाह समेत दूसरे लीडर्स थे और इस एयर स्ट्राइक ने अपना काम पूरा किया। हसन नसरल्लाह इजराइल के इस हमले में मारा गया। हिजबुल्लाह ने अपने लीडर की मौत की बात को कंफर्म भी कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी नसरल्लाह की मौत की पुष्टि कर दी है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर के मलबे से नसरुल्लाह की डेड बॉडी भी बरामद कर ली गई है। अब नसरुल्लाह के फ्यूनरल की तैयारी की जा रही है। एक खबर यह भी आई है कि हिजबुल्लाह चीफ की बॉडी को इराक ले जाया जाएगा और करबला में दफनाया जाएगा, लेकिन हिजबुल्लाह सोर्सेज बता रहे हैं कि नसरुल्लाह को बेरूत में ही दफनाया जाएगा। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने को लेकर बाहरी दुनिया तो छोड़ दीजिए, खुद मुस्लिम वर्ल्ड से ही अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कई मुस्लिम कंट्रीज में तो नसरुल्लाह की मौत पर खुशी मनाई जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और इसकी खुशी वहां की गवर्नमेंट, वहां की फोर्स और उसके साथ साथ आम लोगों में भी नजर आ रही है। लेकिन लेबनान के लोग दुख और सदमे में नजर आ रहे हैं। लेबनान के टीवी चैनल अल मायादीन पर तो एंकर हसन नसरुल्लाह की मौत की खबर पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सीरिया में मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके चीफ के मारे जाने पर खुशी मना रहा है। असल में सीरिया में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों के लिए नसरुल्लाह की मौत राहत भरी खबर की जैसी है। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह ने सीरिया में रहने वाले सुन्नी मुसलमानों पर खूब जुल्म किए हैं और इसी वजह से सीरिया के सुन्नी मुसलमान खुशी मना रहे हैं। लेकिन ईरान के लिए तो भाई ये बहुत बड़ा झटका है। पहले हमास के पॉलिटिकल चीफ का तेहरान में मारा जाना, फिर हिजबुल्लाह चीफ का बेरूत में हुए स्ट्राइक में मारा जाना। ईरान और उसकी लीडरशिप के लिए इजराइल ने एक ऐसा सदमा दिया है जिसकी भरपाई अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान के भड़कने की और भी कई वजहें हैं। ईरान इससे बौखलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बार फिर इजराइल को नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के बौखलाने की एक और बड़ी वजह है, वो ये कि इजराइल के जिस हमले में नसरुल्लाह मारा गया, उसी हमले में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर की भी जान चली गई। इस कमांडर का नाम था ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निफरुशान। आर्मी कमांडर की मौत ने ईरान को झटके का डबल डोज दे दिया है और अब वो हर हाल में इसका बदला लेने की बात कर रहा है। असल में ईरान के लिए शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने बेरूत में भी अपने ईरानी एजेंट्स की मदद से हसन नसरुल्लाह पर एयर स्ट्राइक किया। इसके पहले तेहरान में हमास का जो पॉलिटिकल चीफ था हानिया, उसको मारने में भी ईरानी एजेंट्स की मिली भगत कही जा रही थी। तो ये ईरान के दामन पर बहुत बड़े दाग की तरह है। लेकिन असल में बात सिर्फ नसरुल्लाह की नहीं है। इजराइल ने अपने ताबड़तोड़ हमलों में
हिजबुल्लाह के लगभग सारे टॉप लीडर्स का सफाया कर दिया है, ऊपर से लेकर नीचे तक। यह हिजबुल्लाह के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। हालात यह है कि अब हिजबुल्लाह को लीड कौन करेगा, वो लीडर अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। यह हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स की वो डिटेल है जो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी की है। देखिए, इसमें सबसे ऊपर हसन नसरल्लाह की तस्वीर है। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का सेक्रेटरी जनरल था। उसकी तस्वीर पर लिखा है एलिमिनेटेड। उसके नीचे हिजबुल्लाह के मिसाइल एंड रॉकेट फोर्स के हेड इब्राहिम मोहम्मद काबसी की तस्वीर है, उस पर भी लिखा है एलिमिनेटेड। आगे इब्राहिम अकील की तस्वीर है। इब्राहिम हिजबुल्लाह का ऑपरेशनल हेड और राडवान फोर्स का कमांडर था। आगे देखिए, फौज शुक्र हिजबुल्लाह का हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री कमांडर और स्ट्रेटेजिक यूनिट का हेड था। इसके बाद अली कराकी का नाम है, ये साउदर्न फ्रंट का कमांडर था। इस लिस्ट में 6 और हिजबुल्लाह के कमांडर्स का नाम है जो अलग अलग यूनिट को लीड कर रहे थे, और ये सब के सब इजराइल द्वारा निपटाए जा चुके हैं। इसके बाद बेरूत में इजराइल के दूसरे एयर स्ट्राइक में इनका एक और सीनियर लीडर नाबिल क्वाओक भी ढेर हो गया, और अब हिजबुल्लाह को नया नेता ढूंढने नहीं मिल रहा। खबर आई है कि नसरल्लाह के रिश्ते में भाई लगने वाले साफी अल दीन को नया सेक्रेटरी जनरल बनाया जा सकता है, लेकिन बाद में हिजबुल्लाह ने इस तरह के कयासों को खारिज कर दिया। देखिए, हिजबुल्लाह के अपना नया कमांडर नहीं चुनने के पीछे एक और वजह भी है, या ये कहें कि एक और वजह बताई जा रही है। वो वजह है इजराइल का डर। हिजबुल्लाह को लग रहा है कि अगर उसने अभी किसी को अपना सेक्रेटरी जनरल यानी कि नसरुल्लाह की जगह पे अनाउंस कर दिया, तो वो भी इजरायली मिसाइल का अगला निशाना बन जाएगा, जैसे इजराइल ने एक के बाद एक कर हमास के लीडर्स का सफाया कर दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ और लीडर्स के अलावा हमास के भी सीनियर मेंबर्स मारे गए। फतेह शरीफ अबू अल अमीन अपने परिवार के साथ बेरूत के टायर में रहता था। इजराइल ने उसके ठिकाने पर भी बम गिराया और उसे हलाक कर डाला। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ हेर्जी हेलवेई ने अपने ऑफिसर्स के साथ इस पूरे क्राइसिस पर बात कर रहे हैं, और प्लानिंग और डिस्कशंस के दौर भी जारी। आप पीछे लगी स्क्रीन पर नजर डालिए, इसमें आपको हिजबुल्लाह और हमास की लीडरशिप का पूरा खाका दिखाई देगा। देखिए, सबसे ऊपर याह्या सिनवार की तस्वीर है। गाजा में हाल ही में हुए अटैक के बाद दावा किया जा रहा है कि सिनवार भी मारा गया। हालांकि आईडीएफ ने, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए सिनवार की तस्वीर पर क्रॉस नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवाल या निशान। हमास के 12 नेताओं की तस्वीरें इसमें दिख रही हैं, इनमें से 8 को निपटाया जा चुका है और सिनवार भी लापता है। तो गाजा के साथ साथ लेबनान में भी हमास के लीडर्स टपकाए जा रहे हैं। गाजा और लेबनान के अलावा इजराइल के हमलों ने यमन को भी दहला दिया है। इजराइल का यह हमला हुतीज के हमलों का काउंटर अटैक था। इजराइल पर मिसाइल दागने की कीमत यमन को बहुत भारी कीमत देकर चुकानी पड़ रही है। यमन में हाहाकार मचा हुआ है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने यमन के कई पोर्ट्स, पावर स्टेशंस, ऑयल डिपो, वहां पर बम बरसाए हैं। असल में लेबनान पर स्ट्राइक के बाद हुतीज ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी थी। 2 दिन पहले जब इजरायली पीएम न्यूयॉर्क से लौटे थे, ठीक उसी समय यमन से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। उसका टारगेट वही एयरपोर्ट था जहां नेतन्याहू पहुंचे थे। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस एरो ने उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इसके बाद ही इजराइल ने हुतीज को सबक सिखाने का फैसला किया, और इसी के बाद इजराइल ने यमन में तबाही मचा दी। देखिए, आप ये समझिए कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज, इन तीनों को ईरान का सपोर्ट है, फंडिंग है, हथियार है, सब कुछ है। पैसों और तेल से लेकर मिसाइल और दूसरे हथियार इन आतंकी संगठनों को ईरान ही मुहैया करवाता है। असल में ईरान भले ही इजराइल के खिलाफ उग्र बयानबाजी करे, लेकिन उसने अभी तक सीधे सीधे इजराइल को लड़ाई के लिए चैलेंज नहीं किया है। यह भी समझने वाली बात है कि इन तीनों आतंकी संगठनों की वजह से वो देश तबाह हो गए जिन्होंने इन्हें पनाह दी थी, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो हुतीज हो। हमास की वजह से फिलिस्तीन का गाजा पट्टी जहन्नुम बन गया, हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान में बम बरस रहे हैं, और हुतीज की वजह से यमन में तबाही आई हुई। ईरान की इस लड़ाई में सीधे तौर पर नहीं उतरने की एक बड़ी वजह अमेरिका भी है। अमेरिका इस इंतजार में है कि कब ईरान इजराइल पर हमला बोले, और जैसे ही ईरान इस लड़ाई में उतरेगा, अमेरिका भी इजराइल की तरफ से इस मैदान में आ जाएगा, यानी लड़ाई का दायरा और बढ़ जाएगा। 1967 में तो इजराइल ने अकेले ही अरब के 4 देशों को पटखनी दी थी, सोचिए। अब उसके खुद की डिफेंस पावर इन देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा उसे अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर ईरान के सपोर्ट से चलने वाले जो ये आतंकी संगठन हैं, जैसे कि हमास है, हिजबुल्लाह है और हुतीज हैं,
तो इस लड़ाई को और बड़ा बनाते हैं तो फिर इसका अंजाम 1967 के 6 डेज वॉर से भी भयानक हो जाएगा और ऐसा अंजाम होगा कि अगले 100-150 साल तक मिडिल ईस्ट पर इसका प्रभाव रहेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहां पर मिलती है ऑथेंटिक और फैक्ट वाली स्टोरीज, नो चूरन, ओनली फैक्ट्स। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,